अगला टॉपिक है अपना पदार्थों का शुद्धिकरण। पदार्थों की संरचना के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, पदार्थों की प्रकृति वगैरह। अब जो प्रकृति में जो पदार्थ अपने को मिलते हैं वो लगभग पदार्थ अशुद्ध रूप में ही मिलते हैं, जिनका अपन सीधा सीधा प्रयोग नहीं कर सकते। तो सबसे पहले शुद्धिकरण की आवश्यकता के बारे में आप बताएं कि प्रकृति में मिलने वाले सभी पदार्थ लगभग अशुद्ध रूप में ही मिलते हैं, जिनका सीधा उपयोग करना संभव नहीं होता है। अतः उनका शुद्ध रूप करने के लिए उपयुक्त विधि द्वारा, ये वर्ड बोल रहा हूँ, उपयुक्त विधि मतलब ऐसा नहीं है कि किसी विधि द्वारा सभी पदार्थों को शुद्धिकरण किया जा सकता है। प्रत्येक पदार्थ के लिए उसकी प्रकृति के आधार पर अलग विधि होती है जो उसके लिए उपयुक्त विधि कहलाएगी। तो उपयुक्त विधि द्वारा पदार्थ को शुद्ध रूप में प्राप्त करना क्या क्या कहलाएगा? शुद्धिकरण। यानी पदार्थ को उसकी अशुद्ध अवस्था से उपयुक्त विधि द्वारा उसकी शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? शुद्धिकरण। और शुद्धिकरण में अपन देखेंगे कि जैसी पदार्थ की प्रकृति है उसी हिसाब से उसके लिए प्रक्रिया ली जाएगी। जैसे सबसे पहली प्रक्रिया है अपने पास निस्पंदन या फिल्ट्रेशन, स्यंदन या फिल्ट्रेशन। अब फिल्टर शब्द का अर्थ ही आपको पता है कि फिल्ट्रेशन शब्द का अर्थ होता है छानना। क्या होता है? छानना। जैसे अपन चाय बनाते समय कई पदार्थ उसमें डालते हैं, लास्ट में जो अपने को फिल्ट्रेशन उसका जो मिलता है वो छानने के बाद जो मिलता है उसको अपन पीते हैं। तो यहाँ फिल्ट्रेशन जैसे साधारण तौर पर छाने तो छानना हो गया, और बहुत ही बारीकी से ये काम करे तो उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। जैसे मूत्र निर्माण की जो क्रिया विधि उसमें आप पढ़ते हैं कि अति सूक्ष्म निस्पंदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाला जो पोर्शन आता है। बाकी फिल्टर शब्द जहां भी है उसका अर्थ आपको यही पकड़ना है, छानना। क्या अर्थ होता है उसका? छानना। क्या होता है? विधि का आधार क्या रहेगा? विषमांगी मिश्रण में से ठोस एवं द्रव को अलग करना। इस विधि का आधार क्या रहेगा? विषमांगी मिश्रण हो और उसमें से ठोस और द्रव को अलग कर सके। विषमांगी मिश्रण जैसे पानी है, उसमें कोई मिट्टी घुली हुई है, बालू मिट्टी, जो मिट्टी के मोटे जो कण होते हैं वो घुले हुए हैं, तो उनको आप किसी बारीक छलनी की सहायता से या फिल्टर पत्र की सहायता से, जैसे बीकर ले लिया, बीकर के ऊपर एक इस तरह से अपन ने जाली लगाई, उसके ऊपर अपन ने ये फिल्टर पत्र रख दिया। अब इसके ऊपर से अपन पानी डाल रहे हैं तो नीचे जो छनके आएगा वो तो हो जाएगा पानी, यानी कह सकते हैं अपन द्रव। और यहाँ पर जो सूक्ष्म कण हैं जो इस छलनी को पार नहीं कर सकते वो यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, ठोस कण। किसके? रेत के ठोस कण वो यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? फिल्ट्रेशन। क्या कहलाएगी? फिल्ट्रेशन। आधार क्या रहेगा? विषमांगी मिश्रण में से ठोस और द्रव को अलग करना। अगर समांगी मिश्रण हो जाए तो समांगी मिश्रण का मतलब तो ये होता है कि जो चीजें घुली हैं वो सब एक ही प्रावस्था में है, तो उसमें ठोस और द्रव नहीं रहेंगे। वो जैसे अपन नींबू पानी बनाते हैं तो नींबू का रस भी होता है, उसमें पानी भी होता है, उसमें चीनी भी घुल जाती है। उसको आप छलनी से छानो तो कोई आपको ऊपर इस पर फिल्टर के ऊपर, फिल्टर पत्र के ऊपर कुछ भी नहीं मिलेगा। हो सकता है कुछ सूक्ष्म कोई अवशेष हो नींबू रस के वो मिल जाए जो उसके निचोड़ते समय उसकी जो गिरती है। बाकी अपने को अपन छान नहीं सकते उसको, वो समांगी मिश्रण। तो अपना मिश्रण कैसा होना चाहिए? विषमांगी। तो ये इसकी विधि होती है। मैं इसको बोल देता हूँ, एक बार आप सुन लें कि किसी विषमांगी मिश्रण में से द्रव और ठोस को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? निस्पंदन या फिल्ट्रेशन। ठीक है। और निस्पंदन में कोई ठोस पदार्थ है उसको फिल्टर पेपर पर एक अवशेष के रूप में एकत्र कर लेते हैं, और जो निस्पंद के रूप में जो ठोस कण है वो इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे रेतीले जल से, उदाहरण इसका बता सकते हैं, रेतीले जल से जल को अलग करना, जल को करना। इनके अलावा भी एक विधि होती है, ये जो विधि है ये
बाद की विधि है। इससे पहले की एक विधि होती है चुनना या बीनना, या जिसको बोलते हैं पिकिंग, पिक करना यानी उठाना। सबसे सिंपल उदाहरण है कि जैसे अपने पास ऐसी अशुद्धि हो जिसको अपन हाथ से उठाकर अलग कर सकते हैं, जिसको हस्तचयन भी बोलते हैं, हैंड पिकिंग, हाथ से उठाकर अलग कर सकते हैं। जैसे अपन घरों में जो अनाज को शुद्ध करने की प्रक्रिया है, उसमें जो कंकड़ हैं या जो चारे के जो अवशेष हैं उनको हाथ से उठाकर अलग कर देते हैं। बारीक कण तो नहीं हो पाते लेकिन बड़े कणों को, तो वो सबसे पहली विधि होती है। उसके बाद दूसरी विधि ऐसा कह सकते हैं कि फिल्ट्रेशन वाली आती है। उसके बाद तीसरी विधि, अपन बुक के हिसाब से चल रहे हैं, बाकी ये विधि आपको याद करनी है, बहुत साधारण सी विधि है, इसलिए इसका विशेष कोई प्रक्रम नहीं है, हाथ से चुनकर अलग किया जाता है, इसलिए इसको इसमें शामिल नहीं किया। तो अब इसके बाद अपनी विधि है वो है क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण में क्या होता है, संतृप्त विलयन से ठोस पदार्थ को अलग करना। पिछली बार विलयन था या कहें कि मिश्रण था, कैसा, विषमांगी। इस बार है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है, बहुत ही जैसे गाढ़ा विलयन, जैसे आप कहें कि जैसे पानी को गर्म करके पानी में चीनी मिला रहे हैं, तो अपन घोलते जाए, एक स्थिति ऐसी आएगी जब वो घुलना बंद हो जाएगा, तो वो अवस्था कहलाती है उसका संतृप्त विलयन, काफी गाढ़ा विलयन हो जाएगा। अब उसमें क्या है, चीनी की भी फुल मात्रा है और पानी की भी जो मात्रा है वो काफी कम हो गई है, वो घुलते घुलते काफी गाढ़ा हो गया है, तो ऐसा वो विलयन कहलाएगा संतृप्त विलयन। उस विलयन से फिर अपने को ठोस पदार्थ अलग करना है, जैसे वापस चीनी अलग करनी है, ठीक है, या शक्कर के जलीय विलयन से, शक्कर का गाढ़ा विलयन है, संतृप्त विलयन है, उससे शक्कर अलग करनी है, या नमक का जलीय विलयन है, वो उससे नमक के क्रिस्टल प्राप्त अपने को करने हैं। तो इन सब विधियों में जो क्रिस्टल प्राप्त किए जाते हैं वो तरीका, वो विधि कहलाती है क्रिस्टलीकरण विधि, और इसका आधार क्या होता है, संतृप्त विलयन से ठोस पदार्थों को अलग करना। तो ये इसमें करना क्या होता है, जो संतृप्त विलयन है उसका वाष्पन करना पड़ता है, और वाष्पन करेंगे भाई, और कैसे वाष्पन करने से क्या होगा, जो विलयन है वो संतृप्त से क्या हो जाएगा, अति संतृप्त हो जाएगा, वो और भी गाढ़ा हो जाएगा। यानी उसमें से जैसे चीनी वाला जो विलयन है उसमें से आप उस गर्म करो तो जलवाष्प बनकर उड़ जाएगा और चीनी उसमें गाढ़ी होती जाएगी, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि बहुत गाढ़ा हो जाएगा, और थोड़े समय आप उसको रखो तो सूखने के बाद, ठंडा होने के बाद वो जम जाएगा, और उससे फिर आप चीनी प्राप्त कर सकते हो उसको तोड़कर। उसके इसी तरह से नमक है, नमक का विलयन है, उसको गर्म करें तो जल है वो वाष्प बन के उड़ जाएगा, और गाढ़ा घोल जब प्राप्त हो तो उसको ठंडा करें तो नमक के क्रिस्टल आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो ये इस विधि से क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, क्रिस्टलीकरण विधि। क्या है, क्रिस्टलीकरण विधि। जैसे उदाहरण आप बता सकते हो, चाशनी से चीनी प्राप्त करना, चाशनी से चीनी प्राप्त करना, मिश्री बनाना, मिश्री भी बनाई जाती है, नमक व जल के विलयन से नमक तैयार करना, ये सब कार्य इससे होते हैं। तीसरी विधि है अपनी स्पंदन क्रिस्टलीकरण, तीसरी विधि है अपनी ऊर्ध्वपातन विधि। ऊर्ध्वपातन
पदार्थ की तीन अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। इनमें परिवर्तन भी ऐसे ही होता है, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से द्रव, द्रव से ठोस, ऐसे परिवर्तन होता है। लेकिन अगर ऐसे ही परिवर्तन होने लग जाए कि ठोस से बन जाए सीधा गैस और गैस से बन जाए सीधा ठोस, यानी बीच की जो अवस्था थी कौन सी, द्रव अवस्था, वो नहीं हो, उसको हटा दिया जाए। तो कोई पदार्थ गर्म करने पर, कोई पदार्थ गर्म करने पर सीधा ठोस से किस में बदल जाए, गैस में, और गैस को ठंडा करने पर किस में बदल जाए, ठोस में। तो ये पदार्थ ऊर्ध्वपाती पदार्थ कहलाते हैं और ये प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो आप लिखेंगे कुछ पदार्थों को गर्म करने पर वे ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में तथा ठंडा करने पर गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। ऐसे पदार्थों को, इस प्रक्रिया को, ऐसे लिखो, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन एवं ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातिज पदार्थ कहा जाता है। अब इसके उदाहरण आप लिख सकते हैं, जैसे नौसादर, साधारण नाम है जिसका नौसादर, सूत्र होता है NH4Cl, यानी अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, दूसरा उदाहरण है, फिर नौसादर हो गया, फिर है आयोडीन, नेफ्थलीन, कपूर आदि। ये जो पदार्थों के नाम लिखे हैं ये सब ऊर्ध्वपाती पदार्थ हैं, जिनको गर्म करने पर सीधा ठोस और ठोस से गर्म करने पर ठोस से गैस और गैस से ठंडा करने पर वापस ठोस अवस्था में बदलते हैं, जिनमें द्रव अवस्था नहीं होती है। ये कहलाते हैं ऊर्ध्वपाती पदार्थ और ये प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। इसमें होता क्या है कि जैसे इस तरह के कोई पदार्थ मिले हुए हैं, जैसे उदाहरण है नमक व नौसादर के मिश्रण को पृथक करना, नमक व नौसादर के मिश्रण को पृथक करना। तो जैसे एक पैली है, उसमें नमक और नौसादर घुले हुए हैं। अब इसको क्या किया जाए, स्टैंड पर रखकर, ये स्टैंड पर रख दिया इसको, ये गर्म कर रहे हैं। इसको गर्म करने के बाद अब इसके ऊपर अपन ने क्या कर दिया, एक कीप रख दिया, एक इस तरह से क्या रख दिया, एक
की प्रक्रिया, और ये की इसको ऊपर से बंद कर दिया कीप को। अब थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि इनमें से जो ऊर्ध्वपाती पदार्थ है, यानी यहाँ कौन कौन सी चीजें हैं, नमक प्लस नौसादर। अब इनमें से जो ऊर्ध्वपाती पदार्थ है यानी नौसादर अभी ठोस अवस्था में है, और यहां से सीधा क्या बनेगा, गैस, और जाके इसकी दीवारों के चिपक जाएगा, यहाँ पर चिपक जाएगा। और जैसे ही अपन इसको बंद करेंगे, इसको गर्म करना बंद करेंगे, बाद में अपन प्याली को उठा के देखेंगे तो प्याली में केवल क्या शेष रहेगा, नमक। और जो नौसादर है वो जाके कहाँ चिपक गया, दीवारों पर, क्योंकि दीवारें इसकी ठंडी थी। यहाँ गर्म हुआ तो ठोस से गैस में बदला, और दीवारों से टकराई तो गैस वापस किसमें बदलेगी, ठोस में। तो जो नौसादर है वो यहाँ, तो इसको दीवारों को खुरचकर अपन नौसादर प्राप्त कर सकते हैं, और प्याली में क्या शेष रह गया, नमक शेष रह गया। तो इस तरह के मिश्रण जिनमें एक पदार्थ ऊर्ध्वपाती पदार्थ हो, जैसे नमक और नौसादर में से नौसादर ऊर्ध्वपाती था, इसके नौसादर की जगह आयोडीन भी हो सकता है, कपूर भी हो सकता है, नेफ्थलीन भी हो सकता है, यानी कहें कि दोनों पदार्थों में से एक क्या होना चाहिए, ऊर्ध्वपाती पदार्थ होना चाहिए। तो उस विधि का प्रयोग किया जा सकता है और उन पदार्थों को अलग किया जा सकता है।